नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा कार में बैठ के करना पड़ रहा है। बहुत से कार्यक्रमों में तो मैं कार्य से शामिल होता हूँ, लेकिन अपने कार्यक्रम करते समय जरूर कहीं स्टेशन होता हूँ। लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी है। घटना तो खैर कल घटी थी, आज उसका प्रतिफल है हमारे समाज के सामने। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में एक बेसमेंट में दर्जनों छात्र जो अपने को अपना भविष्य बनाने के लिए परिवार के पैसों से बहुत ही कठिनाइयों में लगातार तैयारियां वगैरह करते हैं आके दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में, उनमें से कई दर्जन छात्र एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फंस गए थे। तेज बरसात हुई, जैसा सरकारी आपाधापी है, नालों की समय से सफाई न होना, सीवर की व्यवस्था का सुचारू रूप से न होना और इलीगल तरीके से बेसमेंट्स में ये लाइब्रेरीज वगैरह चलाना, इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का, इन सब का जो मिला हुआ कॉकटेल है, उसने ऑफिशियली तो 3 बच्चों की, लेकिन बच्चों की सुने तो कई उससे ज्यादा संख्या में बच्चों की जो यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, उनकी जान ले ली है। यानी उनको उस तकलीफ का बयान करना मुश्किल है। जो बच्चे इसका बयान अस्पताल के बाहर कर रहे थे, वो इतना दर्दनाक था। उसके कुछ चित्र हमने कोशिश की है, अभी आपको जब कार्यक्रम का संपादन करेंगे तो आप उसको देख लेंगे। लेकिन हम अपने भविष्य के साथ इस देश में, ये राजधानी का मामला है, ये दिल्ली में हुआ है, हम मतलब क्या कर रहे हैं और हम कितने निष्ठुर हैं और हम कितने अपराधी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अपने देश के जो नए लोग हैं, जो इस देश को आगे हमारे बाद ले जाएंगे, उनको हम किस तरह की परवरिश दे रहे हैं, उनको हम किस तरह की कठिनाइयों में डाल रहे हैं और उनके लिए कितना हम ऐसा भविष्य सामने रख रहे हैं जिसको भविष्य कहने में डर लगता है। हम आज बात करना चाह रहे थे, जो हमारे देश की परीक्षा प्रणालियां इधर चुनौती में आ गई हैं, जब से नीट की परीक्षा के मामले में काफी भंडाफोड़ हुए हैं, कई राज्यों में उन पर मुकदमे हुए हैं, सीबीआई तक उसकी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी स्क्रूटनी चल रही है। बात तो आज के कार्यक्रम की वो थी, लेकिन जब से दिल्ली में ये घटना घट गई, तो इसको छोड़ के अब इसकी अकेले बात करने का कोई वजूद नहीं बचता था। दूसरे, अभी लोकसभा में जब इस पर बहस चली और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैसे कहा, उससे मुझे सहमति जताने का मन होता है कि हमारे देश की न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं, बल्कि हमने जो भी ढांचा बना रखा था 60-70 साल 75 साल में, जो हम लेके आए थे, पिछले 1-2 दशकों में हमने उसे पूरा चौपट कर लिया है। अब ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है पूरी तरह से। सच ये है कि हम अपनी नई पीढ़ी के लिए एक फेल्ड सिस्टम लेके सामने खड़े हैं, जिसमें न कोई वर्तमान है और न कोई भविष्य। एक अंधा कुआं है जो इन बच्चों और उनके परिवारों के सामने हमने समर्पित कर दिया है, और बहुत ही मुश्किल है इसका बयान करना। लेकिन फिर भी ये सब चीजें हमारे चारों तरफ घट रही हैं, उन पर चर्चा न हो ये भी संभव नहीं है। तो खैर, हमारे साथ आज मेहमान हैं राजू शर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। एक दुखद घटना है राजू जी, आपसे शेयर कर रहे हैं, आप जी, सुन ही रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। संभवतः मेरी भावनाएं भी आप तक संप्रेषित हुई होंगी। तो मैंने जो सवाल बनाए थे वो दिमाग से ही उड़ गए इस सब कठिनाइयों की वजह से, लेकिन मेरे सवाल आप तक प्रेषित हैं, आप जानते हैं। तो अब आप बताना शुरू करें। हम मतलब दिल्ली का जो हाल है, ये वाला जो जो घटना हुई है, ये तो इतना बेदर्द है। और सबसे बेदर्द ये है कि राजनीति जो है, वो केजरीवाल को बीजेपी वाले गलत बताना चाह रहे हैं। इस मामले में केजरीवाल की पार्टी के लोग वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि सब कुछ तो एलजी के हाथ में है, हमारे हाथ से तो सब छीन लिया है, हम एक चपरासी का तबादला नहीं कर सकते, लेकिन जिम्मेदारी सब हमारे कंधे पर डाल दी जाती है जब कोई दुर्घटना होती है। तो ये जो परिस्थिति है कि इतना बड़ा कांड हो जाए और आप किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी झाड़ लेता है। और ये भी नहीं कि आखिरी कांड है, इसके पहले एक बच्चा इसी बरसात के सीजन में इसी तरह की तैयारी करने वाला सड़क पे करंट लगने से मर गया। जी, यानी करंट बह रहा था और उसका इंतजाम नहीं था, उसके बाद कोई चेता नहीं। और अब उन्होंने आपने उनको एक तहखाने में पानी भर के डुबो डुबो के मार डाला, ऐसे बच्चों को जो हमारे देश के भविष्य हो सकते थे, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एलजी साहब अपने महल में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जेल में है, सरकार फेल है या पास है पता नहीं क्या है। सरकार कह रही मेरे हाथ
है क्या? एक मंत्री जो यहाँ उप मुख्यमंत्री रहा है, अभी उसका प्रेस नोट आया है और उसका एक बयान आया, वीडियो बयान, कि साहब पिछले 1 साल पहले से नालों की गाद निकालने के लिए मैंने सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी उसके बाद मेरी मीटिंगों में ही नहीं आया। उसने एक पूरे साल में मुझे इस बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं क्या करूं? मैं उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई कर नहीं सकता, क्योंकि ये कानून बना के हर चीज एलजी साहब के हाथ में दे दी है, जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सिर पे है। तो इन टूटी हुई उंगलियों से हम इस समस्या का समाधान कैसे करें, उसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उन परिवारों का तो मेरे पास बिल्कुल भी जवाब नहीं है जिनके बच्चों को हमारे सिस्टम ने इस तरह से इतनी बेदर्दी से मार डाला। आपकी बात। आप सही कह रहे हैं शीतल जी। ये हम किसी और परिप्रेक्ष्य में या किसी और तरह के भावना के साथ इस कार्यक्रम को रखते, लेकिन ये जो दो घटनाएं हुई हैं जिसमें एक में अनगिनत या 3 या उससे ज़्यादा मृत्यु, सबसे ज़्यादा कठिनाई स्वीकार करने में तब होती है जब जो व्यक्ति नहीं रहा वो युवा होता है या अपने अपने जीवन के उत्कर्ष पे होता है, 19 साल का, 20 साल का, उमंगों के साथ। उसको तो अगर उसके साथ अन्याय सिस्टम या संरचना या पॉलिटिक्स बरतती है तो इससे दुखद या इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चीज़ नहीं है। और अगर इस पे भी जू ना रहेंगे या इस पे भी अगर ऐसी स्थिति ना आए कि जो देश के शीर्ष नेता हैं, जो जब इलेक्शन का समय आता है तो छोटी छोटी सभाओं में या छोटे छोटे चुनावों में, बाई इलेक्शन तक में हर जगह चुनाव मीटिंग करने पहुंच जाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी ऐसी जगह, मेरे ख्याल से 10 साल में मुझे नहीं याद आता कि मैंने उन्हें देखा हो जब उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता का दुख बांटा हो। वो हमेशा सुख बांटने तो चले जाते हैं, जैसे कि कहीं उद्घाटन करना है या कहीं कुछ बांटना है, कोई चेक बांटने हैं वगैरह, लेकिन दुख बांटने की जो घटनाएं होती हैं, जब त्रासदी होती है, तो मैंने हमारे ये मैं किसी पॉलिटिक्स के तहत नहीं कह रहा, ये एक बहुत ही अपने सीधे दिल की भावना के आधार पर कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी स्मृति नहीं है, किसी भी ऐसी तस्वीर की स्मृति नहीं है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता के बीच, जनता की बिलखती निगाहों के बीच खड़े हैं और उनकी आंखें भी गीली हुई हैं। उन्होंने जरूर इस तरह के अवसर टीवी पे प्रदान करने की चेष्टा की है, जब जबरन उन्होंने आंसू अपने बहाने की कोशिश की है, लेकिन ये सचमुच विकृति का द्योतक है। ये बहुत ही दुखद है कि हमारी पॉलिटिक्स ऐसी त्रासद घटनाओं से भी पिघल नहीं रही। और चूंकि मैं रहता हूँ इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच में, हमारी पत्नी चूंकि पढ़ाती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, और मुखर्जी नगर जो एक गढ़ है इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और इत्तेफाक ये भी है कि मुखर्जी नगर की जो एक एसएफएस डीडीए कॉलोनी है, उसमें हमारा भी फ्लैट है जो किराए पे वर्तमान में है। तो वहाँ बहुत आना जाना, मैं पिछले 20 बरस से उस जगह को देख रहा हूँ, वहाँ पे चला भी हूँ, निकट से भी देखा है कि किस तरह से वहाँ संरचना है, किस तरह से वहाँ बच्चे आते हैं, किस तरह से वहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री बदली है 20 सालों में, 30 सालों में। आगे की बात तो हम आगे करेंगे। मैं आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर राहुल गांधी ने ये बात कही है तो वो भी सही कही है। बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं। अगर आप कल हरीश खरे जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका वायर में एक ओपिनियन पीस देखें तो उन्होंने भी ये एक भोंडी, एक बौनी और एक बहुत ही विकृत और घृणा फैलाने वाली व्यवस्था की जो एक का जो चल रहा है, दौर चल रहा है पिछले 10 सालों में, जो कि अब आगे 10 साल की बात की, आगे की 5 साल की भी मिली जुली किस्म की सरकार जो कि बिहेव ऐसे कर रही है जैसे कि वो
मेजॉरिटी सरकार है, तो उसके बारे में बड़ी ही तीखी टिप्पणी उनकी है, बहुत ही काव्यात्मक टिप्पणी है, और बहुत ही जो हम इस समय शब्दों में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं वही चीज वो व्यापक स्तर में समाज के बारे में कह रहे हैं कि अगर इसको अभी हाथ में नहीं लिया गया, रोका नहीं गया, तो इसके परिणाम बिल्कुल विप्लव की तरह से होंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको बहुत ही संक्षेप में रखूं तो वो ये है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले के समाज में ऐसा नहीं है कि इस तरह के हादसे नहीं होते थे, या इस तरह की खुले तार या बेसमेंट में जल भर जाना की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन तब के जो 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 सिस्टम था, जब तब का जो सरकार थी या शासन था, वो अहंकार उसमें उतना नहीं था, वो उतना दूर नहीं था जनता से, वो जनता के बीच जाता था, वो डांट भी खाता था, वो घबराता था, लोग सस्पेंड होते थे। एक जनता को एक इस तरह की भागीदारी का सौभाग्य कम से कम था कि वो अपना रोष प्रकट करके उनको नीचे लाए, उनसे माफी मंगवाए और उनसे कुछ सुधारात्मक और निषेधात्मक कार्यवाही कराए। इस समय जो स्थिति, चूंकि एक तंत्र किस्म का जो राज चल रहा है, उसमें ये है कि इन चीजों की टोटल अनदेखी की जा रही है। जिस चीज की अनदेखी होगी उस चीज में तो किसी भी तरह का, बल्कि इस घटना का नकार ही आपको होने को मिलेगा, तो सोल्यूशन इसका कहीं नजर आएगा ही नहीं। और इसी किस्म में अपने जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर विषय की तरफ अगर हम बढ़े, तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि कल परसों अखबार में मैं देख रहा था, आजकल तो बड़े बड़े सारे इधर उधर दिख जाते हैं कि भाई यूपीएससी के लिए फला, यूपीएससी के लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कोई महिला चला रही है दिल्ली में, जिसमें वो नाम है इंस्टीट्यूट का, फिर उसके आगे आईसीएस लिखा है। उसमें तमाम इंटरव्यू है, तमाम हस्बैंड के भी है और जो महिला चला रही है उनके भी है, और पूरा हिसाब ये प्रस्तुत किया गया जैसे महिला आईएएस में थी और आईएएस से उन्होंने 7 साल में इस्तीफा दे दिया और वो समाज सेवा में जुट गई। समाज सेवा में जुटने का मतलब है टीचिंग प्रोफेशन में जुट गई, उसका मतलब है कोचिंग की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की। 2015 में शायद उन्होंने रिजाइन किया, और हस्बैंड भी अपने आप आईएएस, उनके नामों में जितने आप उसमें देखेंगे अखबारों में जो खबरें छपी है आईएएस। मैंने थोड़ा चेक किया, मुझे अजीब सा लगा कि ये क्या है, मतलब मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। तो पता चला कि ये महिला किसी 800 या 800वां रैंक या 700वां रैंक उनका आया था, वो किसी सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी में रही होंगी। मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या डीआरडीओ में कहीं वो पद धारक थी, जहां से उन्होंने रिजाइन किया। उनका पति भी शायद वहीं था, और अब उनकी जो कोचिंग संस्था चल रही है, जो जाहिर है बड़ा अच्छा कर रही होगी, वहां पे एक भ्रांति तो यही है कि दोनों दंपत्ति मानो आईएएस के अधिकारी हैं, और दूसरे वहां पढ़ाने वालों में काफी लोगों के नाम ऐसे हैं जो भी सर्विंग ऑफिसर है। तो ये क्या अजीब सा एक में एक किस्म का हो गया है कि कोचिंग इंडस्ट्री, सरकार, आरएसएस, सब कुछ में कोई फर्क ही नहीं है, सब एक दूसरे के साथ हिलमिल गए हैं कि भाई समझ ही में नहीं आता कि एग्जाम कौन ले रहा है, उसमें परीक्षा कौन दे रहा है, और कोचिंग कौन कर रहा है, और पास कौन हो रहा है। मतलब इतना गड़बड़ मामला है आज। मतलब जो हमारा ये सारी परीक्षा प्रणाली है और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये सब मिलके एक कोचिंग माफिया के हाथों में, आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रणाली को व्यवस्था ने सौंप दिया है। शिक्षा के बजट में कोई वृद्धि नहीं की जाती। कोशिश की जा रही है कि स्कूल अगर बंद होते हैं, सरकारी जिम्मेदारी वाले, तो होते रहें, चीजें ज्यादातर प्राइवेट हो जाए, सरकार की कोई जवाबदेही न हो, जो रेगुलेशन करने का काम है वो भी करती हुई न आए, परीक्षाएं दर परीक्षाएं लीक होती रहें, और सबसे प्रमुख परीक्षाएं यूपीएससी और नीट वगैरह, इन सब का भी ये हाल हो जाए कि इन पर विश्वास लोगों का अब लगभग उठ जाए। ये जो परिस्थिति है, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि हम इंस्टीट्यूशनली फेल कर चुके हैं, इस पर बैठ के इसको फिर से
रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है? जी, सबसे जो दिक्कत तलब चीज होती गई है, होती जा रही है, वो ये एक केंद्रीयकरण की जो एक पद्धति चल निकली है, और एक दूसरी पद्धति के एक ही किस्म का इम्तहान जो कि एक मल्टी एक सवाल जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें चॉइस आप 4 में 5 में करते हैं। जो ये एग्जाम की प्रणाली वो कंप्यूटर के माध्यम से या एक OMR शीट के माध्यम से आप लेंगे, और वही आपकी या तो आप किसी एडमिशन पा रहे हैं कहीं पे, या आप नौकरी के आवेदन कर रहे हैं। पहले ये होता था कि अलग अलग किस्म के इम्तहान होते थे, एक तो नंबर 1, दूसरा अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्थाएं थी जो अपने अपने एग्जाम करती थी। उसमें ये होता है कि अगर कहीं एक जगह कमी होती थी तो वो ऐसा नहीं है कि हर जगह परकोलेट कर जाती थी या पूरे देश को तबाह कर देती थी। एक जगह अच्छी है, एक जगह बुरी है, फिर एक का सुधार किया आपने, उसको दिखाया कि भाई ये एक प्रोसेस ऑफ रिपेयर, कि आपका अगर शरीर है तो उसका एक अंग अगर खराब होता है तो उसको रिपेयर किया जाता है कि भाई आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, हड्डी को ठीक कर लो। अगर आप ऐसी व्यवस्था करोगे जहां एक साथ सारे ही अंग बीमार होने की स्थिति हो, तो वो तबाही को या कंप्लीट जो कहते हैं कि सिस्टम फेल कर गया, इंस्टीट्यूशनल फेलियर जिसे बोलते हैं, उसको आमंत्रण करना है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर अब देखेंगे तो इस समय स्कूल के इम्तहान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कॉलेज के BA के इम्तहान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कॉलेज के MA के इम्तहान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं नॉन प्रोफेशनल डिग्री की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में एडमिशन CUET से हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। प्राइवेट में भी उसकी जोर जबरदस्ती की जाती है कि आप भी इसका इस्तेमाल करिए। BA से MA में या BSc से MSc में भी CUET कर रही है। PhD में भी CUET के आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई डॉक्टरल विद्यार्थी का एडमिशन में टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप तरीके से हो भी सकता है, उसकी परीक्षा ऐसे हो रही। ये सारी सेंट्रलाइज है। इसके अलावा बाकी जितनी इंजीनियरिंग, एक आप जो पुराना आपका मैनेजमेंट का इम्तहान है और एक इंजीनियरिंग का इम्तहान है, उनको अलग करते हैं, जिसकी एक परंपरा चली आ रही है। IITs और IIMs उसको कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक सुनाई नहीं दिया है कि उनमें मेजर घपला हुआ है। बाकी सारी एग्जाम को एक NTA बनाई, और रातों रात NTA इतनी सुदृढ़ हो गई, इतनी तेज हो गई, तेज दर्रार हो गई। आपने एक IAS अफसर को या एक किसी सरकार के समर्थक को उसमें चेयरमैन या अधिकारी बना दिया कि वो सारे हिंदुस्तान के एग्जाम भी कर सकती है। अभी तो लोगों में जानकारी नहीं है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अलावा एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भी सरकार ने बनाई हुई है। इसकी अभी चर्चा इतनी नहीं है क्योंकि अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, अभी तक उनकी पैठ इतनी नहीं। जितने भी BCD ग्रुप की श्रेणी भारत सरकार के जो पद होते हैं उन पे तैनातियां या नियुक्तियां अब अलग अलग बोर्ड या अलग अलग विभागों के बोर्ड नहीं करेंगे। वो अपेक्षा है कि इसी से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से वो हो। और ये क्रूर कहो या मानवीय कहो या जैसा भी कहो, मेरी सूचना ये है कि इस समय जिस व्यक्ति को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चार्ज दिया गया है, वो असल में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का बॉस के रूप में उसकी सब्सटेंशियल तैनाती है। जो व्यक्ति रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो अब वो NRA के बॉस हैं, और अब उनको एक एडिशनल चार्ज NTA का दिया गया है। तो ये आपकी ऐसी स्थिति है। दूसरी चीज ये तो हुई कि आपने सेंट्रलाइज कर दिया, ऐसी संस्थाओं को पूरा इतना नेशन वाइड काम दे दिया। और आप जानते हैं कि इस समय जो एक फेकरी का या धोखाधड़ी का या एक पूरा आलम, जिसके संकेत आप पहले शीर्ष में ही तो देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और
दल बदली में क्या हो रहा है, भाई खबरें तो जो व्यक्ति, ये खबरें तो जो व्यक्ति हर व्यक्ति पढ़ता ही है, तो वो फेकरी का और भ्रष्टाचार का और उसका पूरा एक जो माहौल बना है वो वहां क्यों नहीं उसके अंदर घुसेगा। और अगर उसमें किसी किस्म की सुनवाई नहीं है और कार्रवाई नहीं है तो स्थितियां सुधरने का भी कोई चांस नहीं। आपने जब यूपीएससी के घपलों के बारे में इस तरह का पढ़ा कि जी हैंडीकैप्ड वगैरह वाले रूट से, या जो अब ये आ गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट से, बहुत सारे मामलों में ऐसा है कि पिछड़ी जातियों के और दलितों के फर्जी सर्टिफिकेट लोगों ने लगा लिए हैं और नौकरियां पाली हैं, तो कैसा लगा आपको? आप लोगों के जमाने में क्या था और ये जो हो गया, आप इसे अब कहाँ पहुंचता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सिद्धांततः तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की गिरावट पिछले 15 साल से 20 साल से देख रहा हूँ, विशेष रूप से पिछले 10 साल से। ये अपने ही जिस कॉलेज में मैं रहता हूँ उसकी जो एक गिरावट हुई है, या आसपास के जितने कॉलेज हैं जो पहले 10 नंबर में आते हैं देश के किसी भी सर्वे में, चाहे वो सरकारी हो या अखबार या मैगजीन जो करती हैं, उनकी जो मैं गिरावट देख रहा हूँ, जो व्यवस्था में देख रहा हूँ कि एक तरह से पूरा कॉलेज का माहौल एक सरकारी डिपार्टमेंट में बदल गया है। जो टीचर हैं उनको बाबुओं की तरह से ट्रीट किया जाता है, या वो बाबुओं की तरह से बिहेव कर देते हैं। तो ये गिरावट हर जगह, तो सिद्धांततः मुझे पता था कि अगर चेकिंग होगी या कोई मामला आएगा तो यूपीएससी की हालत भी वही पाई जाएगी, यूजीसी की हालत भी वही है, किसी भी एजेंसी की हालत भी वही है। अब जैसे आश्चर्यजनक है कि जो प्रमाण पत्र, 2 प्रमाण पत्र जिन पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो एक तो आपका जो गरीबी वाले जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, या क्रीमी लेयर ओबीसी का कोटा होता है, या तीसरा जाति का जो डिसेबिलिटी का जो प्रमाण होता है। 1700 लोग, 1800 लोग जो सेलेक्ट होते हैं, एक मतलब ये बियॉन्ड बिलीफ है कि हमारी जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट मंत्रालय है, वो इन 1700 लोगों के सर्टिफिकेट का पुनः वेरिफिकेशन नहीं करती है, नहीं करवाती है। आप भाई, सर्टिफिकेट तो करोड़ों में जारी होते हैं रोज। आय देश में अगर 80 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 80 करोड़ आय प्रमाण पत्र जारी होते हैं कि नहीं होते? अगर देश में 20% जनता एससी है और 40-50% जनता अगर ओबीसी है, तो 70 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ ये प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। उसमें तमाम फर्जी प्रमाण पत्र की संभावना हमेशा रहती है, और उनको आपको वीड आउट करना पड़ता है। उसकी एक मैकेनिज्म वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन की होती है। हम राशन जिसे मिलता है उसकी तो हम तमाम या वोटर लिस्ट में तो तमाम हमारी कोशिशें रहती हैं कि आधार के माध्यम से हम डुप्लीकेशन को हटाएंगे, नाम हटाएंगे, और खूब उस पर आपने देखा होगा कि शाबाशी भी ली जाती है कि हमने 2 करोड़ फर्जी वोटरों की को हटा दिया, 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड वालों को हटा दिया। आप फर्जी मात्र 1700 फर्जी जो चुन के आए शीर्ष सिविल सेवा में, उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं कर पाए। तो इससे तो यही समझ में आता है कि न केवल इसमें लापरवाही रही होगी, इसके अलावा इसमें मिली भगत का एक पूरा ढांचा कायम रहा होगा। और जिस तरह से सरकार लगातार इस तरह के क्लैरिफिकेशन इशू करती रहती थी कि ये चीज काउंट होगी आय में, ये चीज नहीं होगी, उसके ऊपर पॉलिटिक्स चलती थी, वो उसमें बदलाव होता रहता था। इसका मतलब जो पावरफुल, जो शक्तिशाली लोग थे, जो अपना काम कराने की क्षमता रखते थे, उन्होंने दबाव लगाकर या दूसरे माध्यम, जो भी माध्यम है, सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा। और
या तो ऐसी व्यवस्था बनवाई कि उनका जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट हो जाए, या उन्होंने फर्जी वाड़े का इस्तेमाल करते हुए अपना सिलेक्शन करा लिया। अच्छा, जो नीट के मामले में हुआ है, अब तक जी, जो कुछ हुआ है, नीट के मामले में जो हुआ है, पहले तो उस पर इससे पहले इसमें उस अंतिम बात ये कह दें कि अभी तक ये मतलब दुखद है कि अब तक सरकार को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि हम पिछले 10 या 15 साल के जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति है, इसके पास भी गलत प्रमाण पत्र है, ये व्यक्ति है, तो आप एक कमेटी बना दीजिए, कमीशन बना दीजिए जो पिछले 10 साल के जितने भी सिलेक्ट हुए हैं लोग, कितने लोग हुए होंगे, 20,000 लोग ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हुए होंगे सिविल सर्विसेज में, 20,000 लोगों की आप एक मुश्त 6 महीने में जांच कर लेंगे, उनके सारे सर्टिफिकेट्स को रीअसेस कर लेंगे और जो भी उसमें गलत पाए जाते हैं वो निकाले जाएंगे और उनकी जांच करके उसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। इतनी तो कम से कम सरकार को अगर बचानी है, अपनी साख बचानी है यूपीएससी की, नहीं तो यूपीएससी की साख भी सुहा तो हो ही गई। ये जो लेटरल एंट्री से इन्होंने 400-450 अफसरों को भर्ती कर लिया था जी, इनके बारे में कोई एक, अब तो उनका आपने वक्त देख लिया, उनका कार्य देख लिया होगा, इस समय तक आपका क्या टिप्पणी इस पर बनती है? ये जो एक तरीका निकाला ये भी अजूबा ही था देश के लिए। मुझे ये अंदाजा नहीं है कि एक्चुअली कितने लोग उसमें अंदर आए और जो लगातार काम करते रहे, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत सचमुच अच्छे जॉब छोड़ के और सरकार में काम करने के लिए, अपना अनुभव क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आए होंगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम किए हैं और आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किए हैं, तो आपकी एक वैल्यू बढ़ती है। उनमें से कितने टिके रहे, कितने चले गए, इसका मुझे संज्ञान नहीं है। 400 450 फिगर की वैलिडिटी के बारे में भी मुझे संज्ञान नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि सरकार का बहुत सारा नीति निर्धारण का काम वैसे ही एक तरह से सब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जितनी ज्यादा कंसल्टिंग एजेंसीज इस समय काम कर रही हैं सरकार के साथ, केपीएमजी उसमें प्राइम उदाहरण है। ये जो बड़ी कंसल्टिंग संस्थाएं हैं, मैकिन्जी है, केपीएमजी है, प्राइस वाटर कूपर हाउस है, ये लोग भारत सरकार के लगभग हर डिपार्टमेंट में उनकी आईटी मैनेज करना, उनके डाटा एनालिटिक्स करना, इन सब में बहुत व्यवस्थित तरीके से टेंडर के माध्यम से, सब कॉन्ट्रैक्टिंग माध्यम से इन्वॉल्व है। वो पुरानी पद्धति के सेक्शन ऑफिसर नोट बना रहा है या वो पर्चा बना रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये तो एक पहली चीज है। तो ये जो लैटरल एंट्री से आते हैं, अभी अगर 5 साल के लिए आए, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए आए, तो वो अगर जियो जारी करेंगे, मान लीजिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का जियो जारी करेंगे, मान लीजिए किसी एक बड़ी डैम 20,000 करोड़ की डैम का अगर प्रोजेक्ट का निर्णय में वो अपने नोट लिख रहे हैं और उसके ऊपर एक डिसीजन होना है और बाद में कालांतर में उस पर जांच बैठती है और करप्शन की जांच बैठती है और सीबीसी और सीबीआई जांच करते हैं, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं या वो भी लाइन में है, हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं, तो उनको क्या माना जाएगा? वो सरकारी अधिकारी माने जाएंगे या प्राइवेट अधिकारी माने जाएंगे? तो कोर फंक्शंस में ये जो 3 साल और 5 साल वाली जो एंट्री है, उसके लिए वो विदेश में होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा देश अभी व्यवस्थात्मक तरीके से मंत्रालय के अंतर्गत या विभागों के अंतर्गत इसके लिए रियली तैयार है। आप कंसल्टेंट के रूप में रखिए उनको, आप उन्हें प्रशासनिक अधिकार क्यों दे रहे हैं? जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का मतलब है प्रशासनिक अधिकार देना, एक तरह से भारत सरकार की लाट की उनको का अधिकार प्रदत्त करना कि वो सरकार की चिट्ठी पर, सरकार के जियो जिसे बोलते हैं, सरकारी आदेश, यूपी में, पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध है जियो शब्द, सब जानते हैं, उसको हस्ताक्षरित करने का अधिकार, मेरा व्यक्तिगत राय है, उनको नहीं होना चाहिए। अगर वो आए हैं नीति सहयोग के लिए तो उनका दर्जा कंसल्टेंट का ही होना चाहिए। अब आखिर में नीट पर जो अब तक हुआ है, सरकार ने संसद के बाहर जो इस पर अपना रवैया रखा है, मंत्री महोदय का जो रवैया है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी हुई है, उनके जो आदेश अब तक आए हैं,
इस सब को आप, अब चूंकि हम आप तब बात कर रहे हैं जब इनमें से बहुत सारी चीजें प्रकाश में आ चुकी हैं, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? भाई सीधी बात, अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया उससे जो कम्युनिटी है जो इस इम्तहान को ले रही थी वो तो सहमत नहीं है। उसके जो अपनी उसने जो व्यथा महसूस की या उसकी जो चिड़न है या उसकी जो उसका ये जो मंतव्य है कि उसके साथ अन्याय हुआ है या उसके साथ धोखा हुआ है, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इस सुप्रीम कोर्ट के नतीजे से मिटता नहीं है। वो सरकार के रवैये से या उन्होंने जिस तरह से भी कार्यवाही की है उससे मिटता नहीं है। इसमें से अधिकांश लोग और सही कारणों से मिटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कार्यवाही की गई है वो पर्याप्त है। एक लहजा ये भी कहता है और इसमें कि क्यों ना उस इम्तहान को आप एक सिरे से खारिज कर देते, उससे एक मैसेज भी जाता कि तंत्र या शासन इतनी सी भी जरा सी भी कमी बेशी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया था कि कई जगह पर लीक हुई है। एक दिन पहले लीक हुई है या 2 दिन पहले लीक हुई है। अब ये कहना कि वो सिस्टमैटिक नहीं थी, अब उसमें भी आपके दो तरह के लोगों ने एनालिसिस प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कर्व बनता है वो नॉर्मल कर्व है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड हिसाब लोगों ने अच्छा किया है वो दिखता है। लेकिन इतनी मात्रा में जरूर उसमें अनियमितताओं का संज्ञान हो गया था कि मेरे विचार से उचित यही होता कि आप 1 महीना जाने देते और इस एग्जाम को दोबारा करा देते। आखिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम पॉलिसी में सारे के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए थे, जिसकी अब भर्त्सना होती है कि वो लाइसेंस रद्द करके आपने वो जो सो कॉल्ड तथाकथित प्रिजम्पटिव लॉस की जो थियरी थी वो सब गलत साबित हुई। आगे किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ आज तक। वो सीबीआई, वो पूरा केस ही खत्म हो गया। 2G का पूरा केस अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन सवाल तो ये है कि उस समय सारे लाइसेंस खत्म किए गए। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो एक नीट का इम्तिहान दोबारा नहीं करा सकते थे। कम से कम एक युवा वर्ग में इस समय जो रोष है उसका अतिक्रमण करना या उसको उनके विश्वास को पुनः हासिल करना, ये भी तो सरकार का कर्तव्य था कि नहीं था, या सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य था कि नहीं था। उसमें वो पूरी तरह असफल साबित हुआ। अब आप भविष्य में क्या देख रहे हैं? जो कुछ बातें हमारी हुई ये बड़ा निराशाजनक परिदृश्य पैदा करती हैं, और जैसी बेरोजगारी की स्थिति है, जितने दारुण स्थिति होती है जब उस बच्ची का, जिसका शव आज ले जाया गया, उसके पिता दूध का व्यापार करके, व्यापार भी क्या, छोटा मोटा डेयरी वाला, गांव वाला करके उसकी शिक्षा दीक्षा करा रहे थे यहाँ, और वो इस तरह से इस बेदर्दी से मारी गई सिस्टम के फेल्योर से। तो इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए हम क्या भविष्य की बात कर सकते हैं? क्या देखिए, हमारे भविष्य में कोई संभावना बची है या हमने सब नष्ट कर लिया? हमारा देश बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्रतिक्रियाएं जो है वो धीमी धीमी होंगी और बहुत सी विद्रूपताएं अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे अंशों में बरकरार रहती हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। आप इससे पहले श्रीलंका में देख चुके हैं क्या हुआ था। जो छोटे देश हैं जहाँ पे अब जब चीजें एक सर्टेन लेवल के आगे पहुंच जाती हैं तो एकदम विस्फोट से होते हैं। यहाँ पे आंशिक विस्फोट इधर उधर होते रहे। ये बात सही है कि चीजें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। 40 से 50% बेरोजगारी जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवक है उसमें है। केवल तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तस्वीर आप देख लीजिए जो आज आप देख के आए हैं, जिससे आप अभी तक त्रस्त हैं, या जो कल घटना हुई जिसमें करंट लगने से 2 दिन पहले से जो व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर यहाँ रह रहा है और अचानक मृत्यु हो गई उसकी, क्योंकि उसने एक फाटक को छू लिया जो रोज छूता हो। एक तस्वीर आप देख लीजिए अंबानी जी
की शादी की जो अभी तक चलती जा रही है, अब जाके इंग्लैंड में शुरू हो गई, जिसमें सारे लोग प्रधानमंत्री से लेके बाकी बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उसकी जो तस्वीरें हैं, उसमें जो आंकड़े हैं गिफ्ट्स के वगैरह के, एक वो तस्वीर है, एक आपकी कांवड़ियों की तस्वीर है, वो देख लीजिए, जो पिछले कुछ दिनों की तस्वीर है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें, तस्वीरें जो हैं, वो किसी ऐसी स्थिति को नहीं दर्शा रही हैं जो कि स्थायित्व का संकेत दे रहा है। ये अस्थिरता का एक घुमड़ता माहौल एक दिखा रहे हैं, भयावह घुमड़ता माहौल दिखा रहे हैं। और अगर राजनीति या हमारे राजनेता या हमारी शासन या तंत्र नीतिगत रूप में इसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। ये फैक्ट है कि पिछले 10 साल में जो 80% 70% गरीब तबका है, उसकी जो रियल वेज है इन्फ्लेशन हटाकर, वो बढ़ी नहीं है। अगर आप कंजम्पशन का आंकड़ा देखते हैं, जो आदमी इंसान खाता है, तो अगर हम आज की तारीख में मिनिमम वेज जो सरकार ही निर्धारित करती है, करीब वो 1200-1300 प्रति 12,000-13,000 प्रति माह की आती है। हमारे यहाँ इंसिडेंटली गरीबी रेखा इस समय सरकार ने कोई डिफाइन ही नहीं की है। आपको पता है कि नहीं? मुझे नहीं लगता आपके दर्शकों को पता होगा। गरीबी की बात होती है, 5% रह गई। उनसे अगर कोई पूछे गरीब है कौन, तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आय से गरीबी की रेखा को निर्धारित करने का काम देश में सालों साल, दशकों से नहीं हुआ। ये भी आप इसमें जोड़ दें कि हमने सेंसस ही नहीं किया, 20 साल पुराने उस पे चल रहे हैं। तो ये बहुत, ये मतलब ऐसी स्थितियां इस देश ने महसूस या फेस नहीं की है। ये एक तंत्र राज की उपज है, और इसका कुछ हद तक समाधान पॉलिटिकल स्तर पर पिछले इलेक्शन में हुआ, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। उसे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि लगता नहीं है कि भाई जब तक तंत्र को ये नहीं लगेगा कि हम इससे हारेंगे या सत्ता हमारे हाथ से, अगर हम इसका निराकरण नहीं करते, निकल जाएगी, तब तक इन चीज़ों के बारे में कोई ढंग के निर्णय नहीं लिए जाएंगे। अभी भी आप देख ही रहे हैं कि जितने निर्णय, जो रवैया है, वो तो दबाने का है और ये कहने का है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, इसी नोट पे इसको आज रोकते हैं। कार्यक्रम हम लोगों ने थोड़ा विस्तार भी कर लिया। जी, बहुत अजीब है। खैर, धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला और इस कष्ट को साथ साथ साझा किया, जो हमारे देश का सामूहिक कष्ट। इसको थोड़े, जब आप थोड़े और इस अपने जो आपका आज का त्रास है, इससे थोड़े से हट जाएंगे, तो थोड़ा और भी गंभीरता से कुछ और इनपुट्स आ जाएं, शासन की रवैये आ जाएं। एक आध महीने में इस इशू को रिविजिट करने की जरूरत है, विशेष रूप से हमारे एजुकेशन का जो पूरा क्षेत्र है, और जो एक NEP चल रही है, और ये सारी चीजें मिली जुली हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।